अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 6, जो कि है एंजाइम्स के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 6 में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। फिर ये देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म की टर्म किसने इंट्रोड्यूस कराई। इसके बाद हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी एंजाइम्स कैसे केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। इसके बाद फिर हम एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं एंजाइम्स की जो कि इनको दूसरे केमिकल कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट बनाती हैं और इसीलिए ये केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं फॉर द स्पीड अप ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूजेस पढ़ेंगे एंजाइम्स के, जैसे हम देखेंगे पेपर इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, फूड इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, या फिर हम देखेंगे कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में एंजाइम्स का क्या रोल है। इसके अलावा बेकिंग में एंजाइम्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन भी स्टडी करेंगे कि हम किस बेस पर डिफरेंट एंजाइम्स को डिफरेंट नाम देते हैं। और फिर हम ये भी स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो आप लोग की बुक में मेंशन है वो है टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये 3 फैक्टर्स किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज हो रहे हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की कि एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये हम डिटेल में विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आएगी, ब्लू बॉक्सेस आएंगे जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से आपसे बहुत सारे MCQs शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर हम एंड पर सॉल्व करेंगे इसके MCQs को, यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और समराइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 6 जो कि है एंजाइम्स के बारे में, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं सेल्स से, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंड करती है इन सेल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर। जैसे अगर मैं एक सेल को एक फैक्ट्री की एग्जाम्पल से डिनोट करूं, यानी कि मैं ये कहूं कि एक फैक्ट्री भी एक सेल की तरह ही काम करती है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स देते हैं और वो रॉ मटेरियल्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से गुजर कर आपको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके देती है। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये फैक्ट्री जब केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लेती है या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर हम इन प्रोडक्ट्स की पैकिंग करते हैं और फिर हम जहाँ जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वहाँ पर हम इन प्रोडक्ट्स को पहुँचा देते हैं। इस फैक्ट्री की एग्जाम्पल एक सेल जैसी ही है, यानी अगर हम ये कहें कि इंसान की बॉडी के जो सेल्स हैं या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी इन्हीं केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स किसी भी सेल्स में एंटर होते हैं, ये रॉ मटेरियल्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये सेल्स इन प्रोडक्ट्स की पैकिंग करने के बाद इनको टारगेट प्लेस पर या अपने टारगेट जो भी इसका टारगेट ऑर्गन है या टारगेट टिश्यू है या सेल है वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को पहुँचा देता है सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल रिएक्शंस हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है, तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये केमिकल रिएक्शंस होना लाजमी है। अगर हम ये कहें कि ये केमिकल रिएक्शंस किस तरह हो रहे हैं, किस स्पीड से हो रहे हैं, या फिर इन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, तो वो हम देखते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंडीशंस हैं, या ऑक्सीजन सप्लाई, या कोई भी और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए या फिर किसी भी सेल में केमिकल रिएक्शंस होने के लिए ज़रूरी होती हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक फैक्ट्री की एग्जांपल लें, तो किसी भी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा होता है वो किसी भी एक कंटेनर में प्रोड्यूस होता है। यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम हमेशा बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स चूज़ करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडस्ट्री को तो हमने ये टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, या हमने जितनी जो भी रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल बहुत ही छोटा सा यूनिट होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर करते हैं। हम ये देखते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए इन सेल्स को डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, यानी ख़ास टेम्परेचर या प्रेशर चाहिए होता है, या एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है जिसके ऊपर ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अगर कोई भी कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर पीएच ऊपर नीचे हो जाती है तो केमिकल रिएक्शन वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कि किसी भी सेल को चाहिए होती हैं। तो सोचने की बात ये है कि किसी भी आर्टिफिशियल कंडीशंस में, यानी अगर हम किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की बात करें तो हम उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर मौजूद कंटेनर्स का या मशीन्स का टेम्परेचर या प्रेशर खुद से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपनी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना टेम्परेचर या प्रेशर या पीएच किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, क्या हम वही टेम्परेचर, वही प्रेशर या वही पीएच अपने सेल को प्रोवाइड कर सकते हैं, या खुद से उसको बैलेंस में रख सकते हैं या नहीं? हम ये देखते हैं कि इतने सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे सेल में हो रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इन केमिकल रिएक्शंस को करने में, यानी अकम्प्लिश होने में या कंप्लीट होने में इन केमिकल रिएक्शंस को मदद फराहम कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पर इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जिनको कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होते हैं या प्रेशर चाहिए होते हैं, वो हमारे सेल्स में किस तरीके से मेंटेन होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप भी करते हैं, और साथ ही साथ इन केमिकल रिएक्शंस को अकर होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी का लेवल भी ये केमिकल सब्सटेंसेस कम कर देते हैं। और इस तरह ये केमिकल रिएक्शन कम वक्त में बहुत तेज़ी से अकम्प्लिश हो जाता है, और जो प्रोडक्ट्स भी किसी भी सेल ने प्रोड्यूस करने होते हैं वो वक्त पे हमारी बॉडी को अवेलेबल होते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लाइफ चलने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो जिस तरह प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, इसी तरह प्लांट में रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है। यानी जिस तरह ग्लूकोज का बनना ज़रूरी है उसको फूड देने के लिए, इसी तरह प्लांट्स को अगर एनर्जी चाहिए तो उनके अंदर रेस्पिरेशन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन।
यानी एक तरफ ग्लूकोज बन रहा है तो दूसरी तरफ प्लांट्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन भी हो रहा है। अगर एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है तो दूसरे ही रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरे रिएक्शन में यही ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो साइड बाय साइड हमारी लाइफ में चलते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, इन सब की तमाम एक्टिविटीज़ अकम्प्लिश होने के लिए इनमें केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इन केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली एक टर्म या एक नाम देते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में अकर कर रहे हैं हम उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दे रहे हैं। और ये केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे हम ये देखते हैं, अगर हमारी बॉडी ने ग्रो करना है, हमारी बॉडी ने रिप्रोड्यूस करना है, हमारी बॉडी ने मूव करना है, या हमारी बॉडी ने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस अकम्प्लिश होने चाहिए। अगर ये केमिकल रिएक्शंस कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा तो हम अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज टूटता है, और किस तरह टूटता है? ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि एक लफ्ज़ मैंने बोला है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी ये जो वर्ड एनर्जी है, इससे हमें पता चल जाता है कि रेस्पिरेशन हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। अगर ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन यानी कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में ना हो तो हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी हमारे लिए एनर्जी का होना कितना लाजमी है, ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का प्रोड्यूस होना हमारे लिए कितना लाजमी है, ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ डिपेंड ही इस एनर्जी पे करती हैं जो कि रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ये केमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी रिक्वायर्ड होंगे। आगे जाके हम यही पढ़ेंगे कि ये कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की, और मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म की टर्म का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की टर्म सबसे पहले यूज़ की इब्न नफीस ने, और अगर हम ये देखें कि मेटाबॉलिज्म की टर्म का मतलब क्या है, तो हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है इसका मतलब है चेंज। यानी मेटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी बॉडी और उनके पार्ट्स में मुसलसल चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस इन ही सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस से आते हैं जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी इन केमिकल रिएक्शंस की बेस पर ही हो रही है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की दो मेजर टाइप्स हैं। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, मेटाबॉलिज्म की पहली टाइप है एनाबॉलिज्म और दूसरी टाइप है कैटाबॉलिज्म।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, और वो क्या है कि कैटाबलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कैटाबलिज्म को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कैटाबलिज्म इंक्लूड्स बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर कोई भी बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए या कट डाउन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये है कैटाबलिज्म। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी ग्लूकोज की, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है ऑक्सीजन की हेल्प से, और ये कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है ये असल में कैटाबलिज्म की एग्जाम्पल है। यानी ग्लूकोज टूट कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये लार्जर यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल है, और जब ये टूट रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद अगर हम अनेबलिज्म की एग्जांपल लें तो हम ये देखते हैं कि अनेबलिज्म इंक्लूड्स बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। यानी अनेबलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हम ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अनेबलिज्म को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अनेबलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन्स की। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं? यानी ये लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग लिपिड्स के एग्जाम्पल लें तो हम ये देखते हैं कि लिपिड्स भी दो छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी रिएक्शन में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो हम उन रिएक्शंस को नाम देंगे अनेबलिज्म का। इसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि अनेबलिज्म की टर्म में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे कि आप लोग को पहले भी पता है कि क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं और कंबाइन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और बनाती हैं ग्लूकोज यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी न्यू मॉलिक्यूल बन रहा होगा तो उसको हम नाम देंगे अनेबलिज्म का, और कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल टूट रहा होगा तो उसको हम नाम देंगे कैटाबलिज्म का। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं शुगर की। यानी हम ये देखते हैं कि अगर हम शुगर लें और उसको बर्न करें हाई टेम्परेचर पे तो शुगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम ये देखते हैं कि बर्निंग ऑफ शुगर के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि क्या जब ये शुगर हमारी बॉडी में बर्न होती है तो क्या इसको उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना कि जब हम इस शुगर को स्टोव पे बर्न करते हैं? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं या केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी कर देते हैं, और फिर इस केमिकल रिएक्शन को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को भी लो कर देते हैं। और वो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं जो इन केमिकल रिएक्शंस को यानी हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लो कर रहे हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं एंजाइम्स का।
स्टूडेंट्स, एंजाइम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हम इनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का नाम सुना होगा। कैटलिस्ट हम किसी भी ऐसे केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं वो हैं एंजाइम्स। इसीलिए हम इनको बायो कैटलिस्ट का नाम देते हैं और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करता है और उन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में। हम ये देख लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिन पर ये एंजाइम्स एक्ट करेंगे उनको हम क्या नाम देते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो कि एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स जिन मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं उनको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का, यानी द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। और जब ये मॉलिक्यूल्स यानी कि सबस्ट्रेट्स नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो ये जो न्यू मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं इन नए मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे प्रोडक्ट्स का। तो हम प्रोडक्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू न्यू मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं और इन सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नए मॉलिक्यूल्स में और इन नए मॉलिक्यूल्स को हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट्स का। अगर हम एग्जाम्पल लें कि आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या सबस्ट्रेट है और कौन सा प्रोडक्ट है, तो हम ये देखते हैं। अगर मैं रेस्पिरेशन की ही एग्जाम्पल लूँ तो एरो की लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ग्लूकोज और साथ ऑक्सीजन। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं या ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर एंजाइम एक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में यानी कि एटीपी में। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी ये न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है तो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोडक्ट्स हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन सबस्ट्रेट है। इन सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट करेगा तो ये रेस्पिरेशन इंतहाई तेज़ी से प्रोसीड होगी। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हमें एनर्जी इसीलिए कम चाहिए होती है क्योंकि रेस्पिरेशन वन स्टेप रिएक्शन नहीं है बल्कि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमें एज़ कंपेयर टू वन स्टेप जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी हमें मल्टीपल स्टेप्स में एनर्जी नहीं चाहिए होगी। और वैसे भी हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को प्रोसीड कराते हैं और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में या ग्लूकोज की कन्वर्जन टू प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म मेटाबॉलिज्म। तो आप लोगों को पता है कि जो टर्म मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब होता है चेंज। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करें। तो डेफिनेशन जो है मेटाबॉलिज्म की वो क्या हमने पढ़ी है कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो दो टाइप्स है मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। फिर आपसे जो है वो एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो एनाबॉलिज्म हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आ सकता है डिफाइन सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में आप लोगों को पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम एक्ट करेगा
और एक्ट करके उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और वो मॉलिक्यूल्स जो कि एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या सबस्ट्रेट की कन्वर्जन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ये प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट वाइज। क्योंकि अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन है, तो इसमें से जो है वो इंट्रोडक्शन में से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आगे इस चैप्टर के मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, और आपने इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने पढ़ा अपने चैप्टर नंबर 6 का यानी एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन। हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं और हम एंजाइम्स को केमिकल रिएक्शंस में क्यों यूज़ करते हैं। एंजाइम्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। फिर साथ साथ हमने ये देखा कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर कर रहे होते हैं, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस का सेट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करते हैं। फिर हमने मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स पढ़ी, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और साथ साथ हमने इनकी एग्जाम्पल्स को भी स्टडी किया। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।